नमस्कार। तारीख है 1 फरवरी, दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं बजट 2025 पर बीबीसी हिंदी का स्पेशल पॉडकास्ट। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूं प्रेरणा। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार पेश किया देश का आम बजट। बजट की किन घोषणाओं ने बटोरी सुर्खियां और टैक्स से किस वर्ग को मिली राहत? 12,75,000 की सीमा जैसे ही आप पार करते हैं, आप टैक्स ब्रैकेट के दायरे में आ जाते हैं और टैक्स उस स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर लागू होते हैं। किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई। जानेंगे कि किसानों को, महिलाओं को, छात्रों को और युवाओं को क्या मिला। वर्ल्ड बैंक की सलाहकार और अर्थशास्त्री मिताली निकोरे से समझेंगे उम्मीदों पर कितना खरा उतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट। लेकिन उससे पहले देश दुनिया की कुछ दूसरी बड़ी खबरें सुनिए प्रेरणा से। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि देश के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत में अलग अलग घटनाओं में कुल 41 लोगों की मौत हो गई है। सेना के अनुसार इन घटनाओं में 18 सुरक्षा बलों और 23 विद्रोहियों की मौत हुई है। सेना ने इसे आतंकवाद की कायराना हरकत करार दिया है। पहली घटना बलूचिस्तान के कलात जिले के मंगोचार शहर के नजदीक हुई, जहां सुरक्षा बल रास्ता रोकने के लिए विद्रोहियों के बनाए रोड ब्लॉक को हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी घटना में अधिकांश मौतें हुई। इस हमले की जिम्मेदारी एक बलोच विद्रोही समूह ने ली है। साल 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी का आज निधन हो गया। उनके बेटे तनवीर के मुताबिक वो उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी। शनिवार सुबह ही उनकी तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को घर बुलाया गया, लेकिन फिर 11:30 बजे उनकी सांसें चलनी बंद हो गई। 2002 के दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इसी मामले में जाकिया जाफरी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 63 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। हालांकि बाद में एसआईटी की रिपोर्ट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 60 से अधिक लोगों को गुजरात दंगों के मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। युद्ध विराम समझौते के तहत आज हमास ने इसराइल के 3 और बंधकों को रिहा कर दिया। इसराइल के इन तीनों ही नागरिकों को हमास ने बीते साल 7 अक्टूबर को अगवा किया था। इनके नाम ओफर काल्देरॉन, यार्देन बिबास और कीथ सीगल हैं। ये तीनों ही अपने परिवारों के पास वापस लौट गए हैं। आज 3 बंधकों की रिहाई के बदले इसराइल ने भी 183 फलस्तीनी कैदियों को आजाद किया। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जब 30 कैदियों को लेकर बस पहुंची तो लोगों का हुजूम जुट गया। मालूम हो कि ये युद्ध विराम समझौते का पहला चरण है और ये 42 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत बीते 19 जनवरी को हुई थी। पहले चरण के तहत कुल 33 इस्राएली बंधकों की रिहाई होनी है और बदले में 1900 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से मेक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मेक्सिको पर 25%, कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाया जाना है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भविष्य में उनकी योजना यूरोपियन यूनियन पर भी टैरिफ लगाने की है। उनका मानना है कि इस गुट ने अमेरिका के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। टैरिफ लगाने के पीछे के कारणों को गिनाते हुए ट्रंप ने कहा, ट्रंप कह रहे हैं कि ये कारण पूरी तरह से आर्थिक है। आप जानते हैं कि तीनों ही देशों से हम भारी घाटे का सामना कर रहे हैं। एक देश है जो बड़ी मात्रा में हमारे देश में फेंटानिल भेजता है, इससे हजारों अमेरिकियों की मौत हो रही है। बाकी जो 2 देश हैं वो इस जहर को अमेरिका पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही हमें आर्थिक घाटे हो रहे हैं, वो अलग। हम इससे डील कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम और कड़े फैसले लें। यूक्रेन ने कहा है कि पोल्टावा शहर की एक रिहायशी इमारत पर हुए रूसी मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से और अधिक सैन्य सहायता मुहैया कराने की अपील की है। उधर यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख ने भी चेताया है कि सदस्य देश अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएं, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी का 9% रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है, वहीं यूरोपीय यूनियन मात्र 1.9%।
मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. एक हाथ से रिबेट दिया गया है, छूट दी गई है, और दूसरे हाथ से महंगाई बढ़ा के ले लिया गया है। जो मंथली जो सैलरीड हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। थोड़ा पीएफ के ऊपर भी सोचना चाहिए उनको कि वो इंटरेस्ट बढ़ा देते तो ज्यादा बेनिफिट उनको भी होता और हमें भी होता। तो पिछले 8 सालों से लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हम सुनते चले आ रहे हैं। आज भी ये 8वां मौका था जब उन्होंने 2025 का बजट सदन पटल पर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और इस बजट की घोषणाएं, उपलब्धियां, कमियां, खामियां, इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी चरणबद्ध तरीके से। कार्यक्रम में आम लोगों की आवाज से लेकर आपको जानकारों और विशेषज्ञों की भी आवाज सुनाई देगी। पर शुरुआत एक बुनियादी सवाल से। सवाल ये है मोहन जी कि ये बजट इतना जरूरी क्यों होता है, इसे समझना इतना अहम क्यों है, और ये भी कि ये कैसे समाज के हर वर्ग, फिर चाहे वो किसी भी लिंग का हो, समुदाय का हो, वर्ग से आता हो, उसे प्रभावित करता है। तो प्रेरणा, इसे हम कहते हैं वार्षिक वित्त विवरण यानी कि बजट। सालाना खर्चे का ब्यौरा होता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि एक घर है और उस घर में एक परिवार रहता है, एक फैमिली रहती है, उस परिवार की एक आमदनी है। आमदनी है तो खर्चे भी हैं, और अगर खर्चे हैं तो ज़रूरतें हैं, और अगर ज़रूरतें हैं जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बिजली का बिल है, घर का राशन है, पेट्रोल डीजल का खर्च है, वगैरह वगैरह। तो इन सभी खर्चों को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायरी बना लेते हैं। आप बनाती हैं? बजट बनाते हैं बेशक कि घर कैसे चलेगा। जी। तो उसी बजट के हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं कि इतना जो पैसा है वो शिक्षा पर लगाएंगे, इतना पैसा जो है हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरतों के लिए। तो ये जो मॉडल है, घर का मॉडल है, इसी मॉडल को हम देश के मद्देनज़र देखें, देश के संदर्भ में देखें, तो फिर क्या समझ में आता है मोहन जी? समझ में ये आता है कि जिस भी सरकार को हम चुनते हैं वो हमारे देश का बजट तैयार करती है। वो तय करती है कि देश की आमदनी का, जिसका एक बहुत बड़ा जो स्रोत है टैक्स, उसे कहाँ और किस क्षेत्र में खर्च किया जाना है, किस वर्ग को रियायत देनी है, और किस क्षेत्र में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना है, आर्थिक सहयोग देने की ज़रूरत है। जैसे इस बार इस बजट की जो खास बात है वो मिडिल क्लास है, यानी कि मध्यम वर्गीय जो वर्ग है, नौकरी पेशा जो है, उसको बड़ी राहत दी गई है। और राहत उसी शक्ल में दी गई है जिसका इंतजार आमतौर पर इस वर्ग को रहता है। मसलन इनकम टैक्स छूट की राहत दी गई है। मोहन जी, निर्मला सीतारमण बजट पेश करते हुए कुल 75 मिनट तक बोलती रही, और आखिर तक हमारे आसपास में ये डिस्कशन होने लगा कि क्या इस बार इनकम टैक्स को लेके कोई घोषणा नहीं होगी। मतलब लोगों की सांसें तेज हो गई थी। हर बार यही होता है कि सबकी निगाहें इसी पर होती हैं कि भाई टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर क्या आने वाला है। और फिर आखिर में फिर लोगों को राहत की सांस आई जब निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि अब नए वित्तीय वर्ष से सालाना 12 लाख कमाने वाले लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। Now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हालांकि इस घोषणा के बाद कंफ्यूजन भी पैदा हुआ, क्योंकि कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि नया टैक्स स्लैब काम कैसे करेगा। और जानते हो, मेरे लिए दुविधा यानी कि कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि अगर मेरी सैलरी 12 लाख से 1 रुपया ज्यादा हो गई तो क्या हम टैक्स स्लैब में आ जाएंगे, और अगर आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या कितना कटेगा और कितना कर देना होगा, टैक्स कटेगा। जी, तो इस पूरे गणित को हमने समझने की कोशिश की हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती से। अगर आप सैलरी क्लास नहीं है तो उस केस में जो है 12 लाख रुपए तक की सालाना आय है तब कोई टैक्स नहीं लेना है। लेकिन अगर आप सैलरी क्लास में हैं तो 12,75,000 रुपए, जिसमें कि 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अगर आप सैलरी क्लास में है तो तब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आप 12,75,000 के लिमिट को क्रॉस करते हैं, आप स्लैब की कैटेगरी में आ जाते हैं। स्लैब कुछ इस तरह से बनाए गए हैं कि अगर आप 13 लाख रुपए कमा रहे हैं तो इस तरह से ब्रैकेट बनेंगे कि पहले ही 4 लाख रुपए तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 4 से 8 लाख रुपए तक की अगर आय है आपकी तो उस पे 5% का टैक्स लगेगा। मतलब इस 4 लाख पे 20,000 रुपए का आपका टैक्स बन गया। अब 8 से लेके 12 लाख रुपए तक को 10% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। यानी कि इस 4 लाख रुपए तक की आय पर आपका 40,000 रुपए का टैक्स हो गया।
अब तक आपका 4 से लेके 12 लाख रुपए तक पे 20 + 40 यानी कि 60,000 रुपए तक का टैक्स हो गया। अब क्योंकि आपकी कमाई 13 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए इसमें और जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 1 लाख रुपए 15% के हिसाब से 15,000 रुपए का टैक्स आपका और हो गया, यानी कि कुल मिला के आपका 75,000 रुपए की टैक्स देनदारी बन गई। तो मतलब जहां 12,75,000 रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना था, वहीं 13 लाख होते ही आपकी टैक्स देनदारी 75,000 रुपए हो गई। तो मतलब जो पहले टैक्स स्लैब था, जो 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख जो हम अभी तक देखते आ रहे थे, उनको जोड़कर फिर उसके बाद जैसे उस पूरे गणित को हम देखते हैं, उसके बाद वो पूरे जोड़ लें और फिर वो 13 लाख के बाद अप्लाई हो जाएंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि 12,75,000 की सीमा जैसे ही आप पार करते हैं, आप टैक्स ब्रैकेट के दायरे में आ जाते हैं और टैक्स उस स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर लागू होते हैं। मतलब पहले 4 लाख तक में आपको कोई टैक्स नहीं देना है, वो किसी पर भी नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक में 5% का टैक्स है, यानी कि इस 4 लाख पे 20,000 रुपए का टैक्स देनदारी बनेगी। 8 से 12 लाख तक पे क्योंकि 10% की टैक्स स्लैब रखा गया है, इसलिए इस पे 40,000 रुपए की रखी गई और इसी तरह से आगे आगे बढ़ते गए, जिस टैक्स के दायरे में आप आ रहे हैं उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो जैसे ही हम टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके बाद क्या फिर टैक्स बचाने की कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है इसके बाद? ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी है, लेकिन क्योंकि कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि NPS है, जिसमें कि सरकार ने नई टैक्स रिजीम में ये कहा है कि 14% तक बेसिक सैलरी का आप जो है एम्प्लॉयर अगर आपको काटता है तो उस पर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। आने वाले समय में देखना होगा कि क्या इस लिमिट को सरकार बढ़ाती है या फिर घटाती है या फिर एज इट इज रखती है। अब ज्यादातर लोग जैसे कि अब न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही बढ़ेंगे, तो आप थोड़ा मुझे समझा दें कि पिछला जो टैक्स स्लैब था और अभी जो नया टैक्स स्लैब हमारे सामने है, उसमें क्या फर्क हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, ताकि लोगों को ये जो बदलाव हुआ है वो ठीक से समझ में आए। पिछला जो टैक्स स्लैब था न्यू रिजीम का, उसमें कुल मिला के 6 स्लैब्स रखे गए थे, यानी कि पहले 3 लाख रुपए तक किसी तरह का टैक्स नहीं देना था। 3 से 7 लाख रुपए तक में 5% का, 7 से 10 में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख में 20% और 15 लाख से ऊपर जो है 30% का टैक्स लगना था। अब कैटेगरीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और 24 लाख से ऊपर को 30% के दायरे में रखा गया है। इस तरह से अधिकतर मध्यम वर्ग के एक बहुत बड़े वर्ग को जो है सरकार ने टैक्स के लाभ देने की कोशिश की है। अब एक आखिरी सवाल ये कि सीनियर सिटीजन्स को भी टैक्स में राहत देने की घोषणा हुई है, तो ये जो घोषणा हुई है इसे थोड़ा समझाइए, किस मार्फत है? ये टैक्स स्लैब से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन क्योंकि सीनियर सिटीजन के पास में अपना कुछ रिटायरमेंट का पैसा होता है, वो बैंकों में रखते हैं और उसके ब्याज का उनका आमदनी का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे में सरकार ने अब तक उनको ब्याज पर जो है 50,000 रुपए के ब्याज पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती थी, उस टैक्स छूट की सीमा को, टैक्स रिबेट को जो है बढ़ा के दोगुना कर दिया गया, यानी 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो प्रेरणा, दिनेश उप्रेती में समझा रहे थे कि टैक्स स्लैब का चक्कर क्या, और आपने भी पैसा वसूल में कई बार हमारे लिसनर्स को बताने की कोशिश की है कि ये पुरानी रिजीम क्या है और नई रिजीम क्या है। लेकिन मेरे लिए इसमें एक इंटरेस्टिंग मतलब इसमें एक मजेदार चीज है कि मान लीजिए कि जब आप अपने जहां पर आप नौकरी करते हैं, आप नौकरी करते हैं और आप कहेंगे कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, लेकिन मेरी सैलरी आप जो है ना 12,75,000 से नीचे रखना, मुझे प्लीज इतनी मत बढ़ा देना कि मैं जैसे ही 2 रुपए आगे जाएंगे या 50 रुपए तो पता चलेगा मैं टैक्स के दायरे में आ जाऊंगा। तो अब इसका फायदा ये भी होगा कि लोग अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट अपने मैनेजर्स को, अपने ऑफिसर्स को नहीं कर पाएंगे। ये मजेदार बात आपने कही। हालांकि अब आम लोगों की क्या राय है ये भी थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि हम अपनी बात तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो बाकी लोग हैं, जो सैलरी क्लास लोग हैं, वो इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, यही जानने की कोशिश की है बीबीसी संवाददाता कीर्ति रावत ने। बजट बहुत अच्छा था, बहुत सामयिक बजट था, बिल्कुल भी स्टेबल गवर्नमेंट की ओर दर्शाता है। जो हम टैक्स स्लैब की बात करना चाह रहे थे, अभी तक रैशनलाइजेशन नहीं था टैक्स स्लैब में, रैशनलाइज हो गया। ये जो बजट है दैट इज मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन ओरिएंटेड। पहले हमारा इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता था, नाउ इट्स मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन ओरिएंटेड। अब लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा डिस्पोज ऑफ करेंगे। फीमेल्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, बट पिछली बार 300 करोड़ का जो बजट अनाउंस हुआ था वही एक्सटेंड उन्होंने किया है। दैट इज जो डे केयर की फैसिलिटीज़ है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर करनी है, बट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड, कहीं ना कहीं वो है।
और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इन्वेस्टमेंट रेवेन्यूज को बहुत स्ट्रांगली यहाँ परकुलेट किया गया है। एक हाथ से रिबेट दिया गया है, छूट दी गई है, और दूसरे हाथ से महंगाई बढ़ा के ले लिया गया है पैसा जनता से। तो ये तो एक बोगी क्रिएट किया गया है मेरे हिसाब से। और बाकी ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीबॉडी। बाय प्रोफेशनल आई एम एडवोकेट। जो आज का जो ये बिल पेश किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो मैं उससे एग्री करता हूँ एंड आई एम एक्सेप्टिंग दैट बिल एंड मेरे को पर्सनली बहुत रिलीफ मिला है। और मेरे जैसे जो यंगस्टर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो डेली एम्प्लॉई हैं और जो मंथली जो सैलरीड हैं, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। जो इससे पिछले जो साल जो मैं अपने ITR जो रिटर्न फाइल करता था, उनमें मेरे को टैक्स पे करना पड़ता था, और जो मेरी बेसिक नीड थी, जो मैं अपने फैमिली को जो सपोर्ट करना चाहता था बेसिक नीड से, कुछ परचेस कर लूँ या कहीं कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर लूँ, वो मेरे लिए 1 रुपया नहीं बचता था। टैक्स तो अच्छा बढ़ाया है, 12 लाख जो किया है वो अच्छा कर दिया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो सस्ती करें वो भी सबसे बढ़िया किया है। मुझे लगता है कि ये जो अच्छा एक मूव है, 12 लाख का जो दिया हुआ है, अच्छा एक मूव है। और दूसरे सेक्टर्स की भी अगर बात करूँ, इंडिविजुअल कैटेगरी में ही अगर आप देखो तो TDS पे भी जो इनिशिएटिव ली गई है, उससे वो भी एक अच्छी मूव है, वेलकम मूव है। इसके अलावा कुछ और भी इनिशिएटिव्स है, जैसे मुद्रा लोन, ये सब जो होम स्टेज के लिए अलाउ किया है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ठीक लग रहा है। वित्त मंत्री ने जो 12 लाख के ऊपर जो छूट दी है टैक्स के अंदर, वो तो बहुत अप्रिशिएटेड है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे 10 लाख तक, लेकिन उन्होंने 12 लाख करा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर थोड़ा सा और जैसे कंज्यूमर उन पे कुछ टैक्स कम करती, खाने पीने की चीज़ें पे, रेस्टोरेंट में थोड़ा सा, तो थोड़ा और अच्छा लगता। और थोड़ा PF के ऊपर भी सोचना चाहिए उनको, कि वो इंटरेस्ट बढ़ा देते तो ज़्यादा बेनिफिट उनको भी होता और हमें भी होता। जो हमारा बजट निकला है हमारी माननीय वित्त मंत्री और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। हालांकि टैक्स को एक बहुत ब्रॉड एंगल में देखा जाता है, पर फिर भी सराहनीय है। और मेडिकल टूरिज्म के बारे में इन्होंने जो करा है, इस एक नया उद्देश्य लिया है कि नॉर्थ ईस्ट को भी डेवलप करेंगे, वो बहुत प्रशंसनीय है। हर बजट में मिडिल क्लास से उम्मीद करते थे कि सरकार कुछ राहत देंगे, लेकिन कई बार से नहीं मिल रहा था, लेकिन इस बार का बजट में वो देखने को मिल रहा है, तो इट्स वेरी गुड। एंड उससे कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी और ओवरऑल टूरिज्म और एलाइड सेक्टर, हर ही सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा। तो ये तो आवाज़ें थी उन वेतन भोगियों की जो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो अपनी राय रख रहे थे। कुछ और बड़ी घोषणाएं भी हुई हैं मोहन जी, जो अलग अलग वर्गों को कैटर करती है, जैसे किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, वंचित वर्ग, वंचित तबका, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई। और जैसा कि हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में आपको बताया था कि आज का जो पूरा आधा घंटा है वो हम बजट के अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत उनकी व्याख्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पॉडकास्ट में आज मेरे साथ मिताली निकोरे मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। और मिताली निकोरे अर्थशास्त्री हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी सलाहकार हैं। तो मिताली, आज आप हिंदुस्तान के टीवी चैनल पर सवेरे से शाम तक आप नजर आई, अपनी आपने टिप्पणियां की। सबसे पहली टिप्पणी आपके स्वागत के साथ ये समझना चाहता हूं कि ये जो 12 लाख का जो फैक्टर इन किया है, क्या मिडिल क्लास को राहत देके बहुत बड़ा वर्ग साध लिया है सरकार ने? जी बिल्कुल। एक तो मोहन जी थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप दोनों से यहाँ पे बात करने में, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि हम 3 लोग बस फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और अपना डिस्कशन कर रहे हैं कि आज बजट में क्या हुआ। तो ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्सेशन चल रहा है। बट हाँ, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि आज अगर आप देखें तो निर्मला सीतारमण जी ने जिस ड्रामेटिक तरीके से अनाउंस किया, मतलब बिल्कुल एंड तक उन्होंने वेट किया और फिर उन्होंने कहा हाँ मैं बताऊंगी, और फिर अंत में उन्होंने एकदम अनाउंसमेंट किया। और तब उनको भी पता था और सबको, मुझे लगता है सरकार में पता था कि आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी अनाउंसमेंट की होने वाली है, क्योंकि ये सबको अफेक्ट करता है। मतलब ये सिर्फ मतलब हम कह रहे हैं कि सैलरी क्लास को अफेक्ट करता है, लेकिन चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, कहीं से भी उनका इनकम आ रहा हो, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और मैं डेफिनेटली ये कहूँगी कि आज सरकार ने ये जो मूव किया है
लोग कह रहे हैं कि हाँ पोल्स के लिए किया है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन ये काम वो पिछले साल भी कर सकते थे, इंटरिम बजट के टाइम पे भी कर सकते थे, जुलाई में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अब किया क्योंकि आज जो स्थिति है दुनिया की इकोनॉमी की और जो हम आगे देखने वाले हैं, ट्रम्प की सरकार आ रही है, टैरिफ रेट्स बढ़ने वाले हैं, शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग भी और बढ़े, तो एक मैं कहती हूँ ये उन्होंने सोच के मेजर किया है, क्योंकि इंडिया का जो कंजम्पशन हम कहते हैं उसी से हमारा जीडीपी चलता है, उसी से हमारी इकोनॉमी चलती है, और इकोनॉमी को चलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों के हाथ में पैसा हो और लोग खुश रहें, मतलब उनको एक होपफुलनेस होनी चाहिए, और आज इस बजट में मुझे लगता है वो एक उन्होंने आशा की किरण दिखाई है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी होती है कि 12 लाख का आपने एक स्लैब बना दिया और उसके तमाम मतलब फैक्टर्स हैं, लेकिन मिडिल क्लास को जिसको हम बात कर रहे हैं बार बार, जो सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है, उसको राहत मिली। बिल्कुल, और आप ये सोचिए कि हमारे देश में करीब 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं जी। उसमें से एटलीस्ट 1 करोड़ लोगों को आज राहत डायरेक्ट मतलब नो टैक्स की राहत मिल गई होगी। क्योंकि वैसे भी आप देखें ना कि हम तो जो आम करदाता है ना वो तो दोहरा टैक्स भुगतान करता है। भाई आपकी तनख्वाह से टैक्स कट गया और उसके बाद आप जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो पेट्रोल लें, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे आप दवाएं खरीदें, उस पर एक टैक्स और आता है। तो डबल टैक्सेशन, इस एक तरह से डबल टैक्सेशन से थोड़ी सी राहत मिलेगी। बाकी बातें मैं अब शुरुआत, क्योंकि हम एक एक वर्ग को छूते चलेंगे, किसानों से शुरुआत करते हैं। किसानों को लेकर भी कई घोषणाएं हुई हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, और खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कुछ घोषणाएं हुई हैं। एक नई योजना प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई। तो इन घोषणाओं को आप कैसे देखती हैं किसानों के मद्देनजर, जब हम देख रहे हैं कि पंजाब के किसान धरने पर बैठे थे, अभी भी 2 जगह हैं जहां बैठे हुए हैं, और कल जब उनके एक नेता प्रेस वार्ता कर रहे थे तो कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि अगर किसानों की हितैषी सरकार होगी तो किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि आप सरवन सिंह पंडेर की बात कर रही हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही हैं। तो जब आज ये घोषणा हुई तो आप इस घोषणा को कितना फायदेमंद मानते हैं किसानों के लिए? जी बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि अगर आज की घोषणा को आप बहुत केयरफुली देखें तो सबसे पहली बात जो मुझे एकदम स्ट्राइक करती है वो ये है कि एक फॉरवर्ड लुकिंग व्यू लिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली कि हाँ, हमें ये चाहिए कि जो लोग आज रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अगर वो माइग्रेट करके सिटीज़ में आ रहे हैं, अगर वो अपना घर छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, तो वो उनके लिए एक चॉइस होनी चाहिए। वो उनके लिए ये नहीं होना चाहिए, कंपल्शन नहीं होना बिल्कुल कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है अपनी फैमिली को उनके पेट को भरने का। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, और इसमें उन्होंने ये भी अनाउंस किया है नई स्कीम में कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम करें, आप नए नए तरह की फसलों को उगाएं। आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सिर्फ गेहूं और चावल ये हमारे 2 जो क्रॉप्स आज ग्रो हो रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, हमें मिलेट्स पे भी फोकस करना है। आज उन्होंने मखानों की बात करी, मखाने तो ठीक है बिहार का एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो हम अलग से बात करेंगे चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों हुई। बट अगर हम वैसे भी देखें तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो बात है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें हमें इस चीज़ की बात भी करनी चाहिए थी जो आज उन्होंने नहीं करी, वो है इरिगेशन की बात। कि आज भी हमारे देश के नियरली 2 या 3 मैं कहती हूँ बहुत बड़े बड़े हिस्से हैं सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में, कि 60% डिस्ट्रिक्ट्स आज भी इरिगेटेड नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि इस नई स्कीम में इस पर भी काम होगा। तो आप सिंचाई व्यवस्था की बात कर रही हैं, तो सिंचाई पर भी काम करने की ज़रूरत है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, जरा महिलाओं की चर्चा कर लेते हैं। महिला हमेशा ही कुछ ना कुछ उनके लिए होता है, तो महिलाएं जो बिजनेस शुरू करना चाहती हैं उनके लिए योजनाएं हैं। सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं SC/ST उद्यमियों के लिए 2 करोड़ का लोन देगी। सक्षम आंगनवाड़ी योजना की शुरुआत की गई है, 8 करोड़ बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स में जो छूट मिलेगी उसमें भी महिला शामिल है।
क्या महिलाओं के लिहाज से जो जैसे पिछली योजनाएं चलती थी महिलाओं के लिए दीदी और जैसा योजना, कि हमने हालिया चुनाव में देखा है मोहन जी, किस तरीके से महिला केंद्रित योजनाएं जो हैं वो पार्टियों को जीत दिलाने में बहुत बड़ा फैक्टर उन्होंने निभाया। तो उन चीजों को देखते हुए एक बहुत उम्मीद थी कि महिलाओं को केटर करने की कोशिश होगी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। तो जो घोषणा हुई और जो उम्मीदें थी वो क्या पूरी होती नजर आई? तो मैं इसमें ये कहूँगी कि पिछले 10 बजट जो मैं एनालाइज कर रही हूँ और आज का जो बजट है उसमें पैसा सबसे ज्यादा आज मिला है, लेकिन चर्चा सबसे कम आज हुई है। क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों में देखें, आज का जो जेंडर बजट जिसे हम कहते हैं, जो स्त्री बजट है, सेपरेट एक स्टेटमेंट आता है, उसमें 4.4 लाख करोड़ महिलाओं के लिए एलोकेट हुआ गया है और वो है करीबन 1.2% ऑफ जीडीपी। मतलब ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और पिछले 10-15 सालों में इतना बड़ा अमाउंट कभी भी महिलाओं के लिए दिया ही नहीं गया है। लेकिन आज मतलब किसी वजह से, शायद टाइम की वजह से, आज इसके ऊपर चर्चा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में उतनी नहीं करी। लेकिन एक्चुअल अगर हम पैसा एलोकेशन देखें तो काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि कौन से टॉपिक्स हैं। एक तो जैसे हमने विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करी कि हाँ, एक स्टार्टअप टाइप ऑफ स्कीम इंट्रोड्यूस करी जाएगी। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पे काफ़ी काम हो रहा है, वो है केयर इकोनॉमी। और इसमें हम कह रहे हैं जैसे डे केयर सेंटर्स नए बनाए जाएंगे, पालना घर बनाए जाएंगे, जो कि आंगनवाड़ी स्कीम के अंदर ही पूरे देश में करीबन 17,000 पालना घर बनेंगे नेक्स्ट 1-2 साल में। तो इसके ऊपर भी लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था और इसके ऊपर काम चल रहा है और इससे औरतों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आज भी अगर हम देखें तो नियरली एक दिन में 5.5 घंटे विमेन अपना अनपेड केयर वर्क करती हैं, मतलब घर का काम करती हैं, लेकिन मर्द सिर्फ 30 मिनट करते हैं। तो अगर इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ये गैप थोड़ा कम करना है, तो डे केयर सेंटर्स और चाइल्ड केयर सेंटर्स की बहुत आवश्यकता है। अब हम महिलाओं से बढ़े थोड़ा। हाँ। मैं थोड़ा बस और जानना चाहूंगी, क्योंकि कई महिला श्रोता हैं हमारी मोहन जी, अगर इसके अलावा कुछ और अहम घोषणाएं आपके नज़र से गुजरी हों तो वो हमारे श्रोताओं को अगर आप इसी बहाने जागरूक कर पाएं तो वो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा संक्षेप में वो भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपको याद होगा अनाउंसमेंट हुई थी एक स्कीम की, ड्रोन दीदी करके, जो कि 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस करा था। उसका एलोकेशन, एक्चुअली जो अमाउंट उसके लिए एलोकेट हुआ है वो 500 करोड़ से बढ़ के 900 करोड़ हो गया है। तो ये स्कीम एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है ग्राउंड पे। मैं खुद जानती हूँ बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जिन्होंने ड्रोन में इन्वेस्ट किया है और वो अपने क्षेत्र में, अपने गाँव में ड्रोन दीदी बनी हुई हैं और इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो काम के क्षेत्र में वापस आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। दूसरा मैं कहूँगी एक रूफटॉप सोलर करके स्कीम अनाउंस हुई थी पिछले साल, जहाँ पे आप अपने घर के छत पर एक सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो इसमें भी एक्चुअली जेंडर बजट का जिक्र हुआ है, ताकि जो औरतें हैं, जो घर उन औरतों के नाम पर है, उसमें प्रायोरिटी दी जाए रूफटॉप सोलर का वहाँ पे इंस्टॉलेशन करने के लिए, ताकि औरतों को एक और तरीका मिल जाए आमदनी का। मैं अब थोड़ा सा महिलाओं से थोड़ा सा विषय थोड़ा सा आगे चलता हूँ और अगर मैं युवाओं की बात करूँ, उनके रोजगारों की बात करूँ, तो मतलब युवा, उनका रोजगार, छात्रों के लिए क्या कुछ है? तो मुझे ये लगता है कि पिछले साल अगर आपको याद होगा एक इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा हुई थी। रोजगार के अवसर तो क्रिएट हुए नहीं। मतलब रोजगार ऐसी बात है कि 2 पहलू होते हैं रोजगार के, है ना। एक होता है कि मेरी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, तो मैं किसी को भी हायर कर सकती हूँ, लेकिन वो उस क्वांटिटी में नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे जो युवा हैं वो खुद अपस्किल हों और वो इतना अपस्किल हो जाए कि वो कहीं पर भी जाएं जॉब करने के लिए तो उनको नौकरी मिल जाए।
इस विषय में आई थिंक इस बार ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई है, क्योंकि 5 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस हुए हैं स्किल ट्रेनिंग के लिए। और मैं ये समझ रही हूँ, जहाँ मैं जितनी मेरी बात हुई है मिनिस्ट्री में भी, उससे मुझे ये समझ में आया है कि जो ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मतलब ताकि ये हो कि कोई आए, उसकी स्किलिंग हो, उसकी ट्रेनिंग हो, और फिर इंडस्ट्री उन्हें इमीडिएटली जॉब दे दे। तो ये बहुत ही एक अच्छी अनाउंसमेंट हुई। हेल्थ सेक्टर की बात करें, स्वास्थ्य में मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, लेकिन इस बार जो इंश्योरेंस स्कीम अनाउंस हुई है, जो जन आरोग्य इंश्योरेंस स्कीम है, उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे एल्डरली सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री इंश्योरेंस रहेगा। ये पहले भी अनाउंस हो चुका था, आज बजट में उसका नंबर और उसका एलोकेशन आया है। और वैसे अगर हम हेल्थ बजट की बात करें तो जैसे चिदम्बरम जी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, थोड़ा तो उसका बजट गिरा है, लेकिन नेशनल हेल्थ मिशन का बजट सेम रहा है, उसमें कोई गिरावट नहीं हुई है। थोड़ा कट हुआ है बजट अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें, मतलब सैलरीज और उसके ऊपर थोड़ा सा कट हुआ है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई कट नहीं है। कैंसर से निपटने वाली अगर आप कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो अगर आप बता पाएं मोहन जी, ये कैंसर की कुछ दवाएं जिन पर कर उन्हें मुक्त किया गया है, ये एक तो जरूरी अनाउंसमेंट है। मतलब जो 36 कैंसर और जीवन रक्षक दवाएं थी उनको कर मुक्त कर दिया गया, और इसकी डिमांड लंबे समय से चल रही थी। 6 दवाओं पर ड्यूटी घटा दी गई, 5% कर दिया गया, और ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसकी तो बात हो ही गई। बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। अब बिहार की हम बात करते हैं, बिहार बहुत फोकस में है। तो बिहार का मखाना तो है ही है। मखाना आजकल बहुत ट्रेंडिंग भी है, मखाना बहुत ज्यादा डिमांड भी बढ़ी है, और मुझे लगता है उसी की वजह से इतनी बड़ी घोषणा भी हुई। सबसे बड़ी बात ये कि मखाना लेने के लिए जब आप बाजार में जाते हैं तो जो मखाना 150 रुपए का पाव भर आता था, आज वो मखाना 400 रुपए का पाव भर आता है। 1200 रुपए किलो है मखाना। तो अगर बिहार के लिए हम बात करें, उसको पॉलिटिकली देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ऑफ कोर्स मखाने की बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको याद होगा, निखिल कामत जी ने जब अपना मोदी जी के साथ पॉडकास्ट किया था, तब भी उन्होंने मखाने की इंडस्ट्री की बात करी थी और कहा था कि 3000 करोड़ की मखाने की इंडस्ट्री हो सकती है और मखाना एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के साथ फेवर कर गई है, और आज ये अनाउंसमेंट वहीं से आ रहा है। लेकिन पटना एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार करना, IIT पटना को देना, 3 नई एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट बनाने की घोषणा हुई है। तो कई अच्छी खबरें हैं बिहार के लिहाज से, लेकिन कई विपक्षी दलों के नेताओं ने आपत्ति भी जताई है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार के लिए इतनी घोषणाएं की गई, बाकी प्रदेशों को दरकिनार कर दिया गया। तो मतलब क्या बिहार स्पेसिफिक रखा गया इसे? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि इंडिया का यूथ आज कहाँ है, इंडिया का यूथ आज 2 या 3 क्षेत्रों में है। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, और बहुत सारे और ईस्टर्न स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको नई घोषणा करनी है, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी अगर हम देखें तो काफ़ी IITs हैं, काफ़ी IIMs भी हैं, लेकिन बिहार में अभी तक उतने इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी है। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, टाइमिंग जो है इस अनाउंसमेंट का वो डेफिनेटली पोल्स से ही लिंक्ड है, वो डेफिनेटली इलेक्शन से ही लिंक्ड है, और अच्छी ही बात है। जब आपके स्टेट में इलेक्शन आए तो कुछ ना कुछ आपको तोहफा मिलना ही चाहिए। शिरोमणि अकाली दल की जो सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्हें जरा सुन लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए, बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से MSP की लीगल गारंटी के लिए। किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड वो बोर्ड, सो किसानों के विरोध एक बजट था, और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। तो बिहार को साधने की कोशिश ऐसी बात कह रही हैं हरसिमरत कौर। तो आप अपनी बात रख रही थी मिताली जी की चुनाव हैं, ठीक है, लेकिन बिहार को ये चीजें मिलनी चाहिए। आप क्या कह रही थी, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम तीनों एयरपोर्ट की बात करें, अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें जहां पर नए एयरपोर्ट्स आए हैं,
अगर हम उड़ीसा की बात करें, यूपी की बात करें, असम की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में इतने नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, सिक्किम में भी नया एयरपोर्ट आए हैं, तो इस तुलना में बिहार में अभी तो उतने एयरपोर्ट्स आए ही नहीं हैं। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये बहुत ही बूस्ट मिलेगा बिहार की टूरिज्म को, बिहार की इकोनॉमी को और बिजनेस इंटरेस्ट को भी, जो वहां जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन शायद ही बीजेपी की पॉलिटिक्स को भी, हाँ उनको भी, लेकिन हमें तो लोगों के बारे में सोचना है जी। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी कि बिहार में चाहे आप इतनी चीजें अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब उनको ये शेयर मिल रहा है पूरे राष्ट्र की इनकम टैक्स में से, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और एक लॉ एंड ऑर्डर का एक पूरा अपनी एक रेजीम चलाना जो बिल्कुल क्लीन है। अगर इन्वेस्टर वहां जा रहे हैं तो उनको आप गारंटी करिए कि वो सेफ रहेंगे। ये बात आज स्टेट गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लेनी चाहिए कि जब उनको ये सब मिला है तो वो सेफ रहें। लिसनर्स को बताना जरूरी है कि आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का स्पेशल पॉडकास्ट जो कि बजट पर है, और हमारे साथ आज इस बजट पर जो चर्चा कर रही हैं मिताली चर्चा कर रही हैं। इनसे अभी पूरी टिप्पणी लेनी बाकी है, लेकिन हम भी जरा सांस ले लें। तो वेलकम बैक। सांस लेके वापस आ गए और सांस ली हमने, और अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि किसने क्या कहा। हाँ, शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं। उन्होंने इस बजट को फोर्स मल्टीप्लायर बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट निवेश, बचत, उपभोग और ग्रोथ को बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि सरकार का खजाना नहीं बल्कि लोगों की जेब भरी जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बजट बड़े घावों पर एक बैंडेड लगाने जैसा है। मैं आपके पास आ गया टिप्पणी के लिए। तो मिताली जी, ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो ये बजट, इस बजट की दिशा क्या है और दशा क्या है? मुझे लगता है इसकी दिशा है कि आज लोग पीड़ित हैं, आज लोग चाहते हैं कि जॉब्स बढ़ें, उनको और रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मिलें, लेकिन इमिजिएटली वो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, चाहे वो ये सरकार हो या कोई और सरकार हो। लेकिन इस बात को देखते हुए कि कंजम्पशन स्लो हो रही है, हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, गवर्नमेंट को कुछ तो एक्शन लेना था, और ये एक्शन बहुत ही, उन्होंने एक प्रैक्टिकल एक्शन लिया है कि आप उन लोगों को टैक्स रिलीफ दें जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, जो और उन लोगों को टैक्स रिलीफ दें जो कि उस वर्ग में है जहां सबसे कम टैक्स कलेक्शन होता है, ताकि हमारा फिस्कल डेफिसिट भी एक बैलेंस में चलता रहे। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल एक्शन है। और अगर आप पूरी दुनिया में आज देखें तो ये चर्चा हो रही है कि इनकम टैक्सेस पूरी दुनिया में बहुत बढ़ रहे हैं। अमेरिका में तो ट्रम्प साहब ये भी कह रहे हैं कि अब इनकम टैक्स हटा दो। तो आज हम इस एक्शन को इस तरह से देखते हैं कि लोगों का अपने इनकम पर ज़्यादा कंट्रोल आया है और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है। ये एक बहुत ही अच्छी मूव है, और ये डेफिनेटली कोई शॉर्ट टर्म मूव नहीं है। मुझे लगता है आगे जाते हुए भी ये एक बहुत करेक्ट दिशा में हमें लेके जाएगा। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी कि आपके मुताबिक कोई कमियां जो रह गई हों और किन दिशाओं में और इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत थी सरकार को, अगर आप सम अप कर पाएं। बिल्कुल, मतलब 3 चीजें हैं जो मैं चाहती थी और मुझे नहीं दिखी। सबसे पहले मैं चाहती थी कि डिजिटल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहे। आज भी हमारे बहुत लोग हैं, औरतें स्पेसिफिकली, जो कि अपने स्मार्टफोन को चाहे यूज़ कर पाएं, अपने काम के लिए उसको यूज़ नहीं करती हैं। और स्टूडेंट्स भी अपना स्मार्टफोन रील बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये सर्वे में, बहुत सारे सर्वेज में निकल के आ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि डिजिटल लिटरेसी पर और डिजिटल स्किल्स पर एक ज़्यादा फोकस होना चाहिए था। दूसरा एरिया जिसमें मैं चाहती थी कि और ज़्यादा फोकस हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने फंड अनाउंस किया, लेकिन ट्रांसपोर्ट, यानी कि आज हम लोग जो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, पूरा पूरा दिन हमारा जा रहा है, वो ऑफकोर्स दिल्ली में सीमित नहीं है। चाहे आप कोई भी शहर देखें, नए जो टियर 2, टियर 3 शहर भी हैं, वहाँ पर भी एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
इसकी वजह से हम बहुत प्रोडक्टिव आवर्स लूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एरिया है जिसमें मैं चाहती थी कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो। और तीसरा एरिया जो मैं चाहती थी वो है एयर पोल्यूशन। और इसके ऊपर हम सिर्फ तब चर्चा करते हैं जब दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पाते, लेकिन ये सिर्फ अगेन दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत शहरों में मैं जा चुकी हूँ, प्रॉब्लम है और भारत में तो है ही। हाँ। तो इसके ऊपर भी मैं चाहती थी कि और ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। तो मिताली जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम इस मुकाम पर आ गए हैं जहां पर हमें आपसे विदा लेनी होगी, हमको मालूम है जैसे कि मिताली कह भी रही थी कि उन्हें भी नहीं लग रहा था कि तीन दोस्त जैसे बात कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं लगा कि वो किसी न्यूज रूम में बैठी हैं और अपनी बात कह रही हैं। हमें भी नहीं पता चला कि वक्त कैसे गुजर गया। हालांकि हम 30 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन मैं घड़ी देख रहा हूँ, आज हम 40 मिनट के लिए आपके पास आए, इस वादे के साथ कि अब आपसे अगली मुलाकात कल नहीं, कल नहीं, बिल्कुल कल नहीं, सोमवार को हम फिर से हाजिर होंगे, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर लेकर। उस दिन का जो विषय होगा आपके साथ होगा। कल विवेचना आएगी, परसों यानी कि सोमवार को दुनिया जहां डाउनलोड करना कतई मत भूलिएगा। हाँ, लेंस भी सवेरे आया था, उसे अगर नहीं सुना है तो सुनिए। मोहनलाल शर्मा को विदा दें और प्रेरणा को भी सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।